हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इन दोनों की जो विद्या वारिधि की परीक्षा प्रवेश परीक्षा है उसके 2019 के प्रश्न पत्र के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो जो 2019 का प्रश्न पत्र हुआ है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें सामान्य ज्ञान का जो भाग है, वो सामान्य ज्ञान का जो भाग है उसमें 30 प्रश्न थे और उन 29 प्रश्नों को मैंने 3 भागों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन 3 भागों में मैंने वीडियो के रूप में आप लोगों के समक्ष ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। और अभी यही इसी प्रश्न पत्र का दूसरा जो भाग है शास्त्रीय विषयाः, इसके अंदर में 20 प्रश्न है। उन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न को हम पार्ट 1 में करेंगे और 10 प्रश्न को इसके बाद में पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है ना। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों के वीडियो जरूर देख लीजिए। और जिनका पेपर 20 तारीख को है उनके लिए तो ये लाभदायी है ही, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वालों के लिए और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वालों के लिए भी ये बहुत लाभदायी है। उनका पेपर 18 तारीख को है। ठीक है ना। इन दोनों के लिए बहुत लाभदायी वीडियो रहेगा। ठीक। इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के ऊपर में ये वीडियोस आएंगे और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, क्योंकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सके और उनका पेपर अच्छा जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैं ये पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ और इसके साथ साथ में मैं बहुत एडिशनल नॉलेज भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा के अंदर में अच्छी तैयारी करके जाए। तो इसके लिए मैं साथ में प्रश्नों के साथ में एडिशनल नॉलेज देता रहता हूँ। ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सको, यहाँ से आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर ये पुराना पेपर जो है, ये अभी 2019 का जो चल रहा है, हाँ वो पेपर मैंने डाल दिया है। और एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का भी पेपर है मेरे पास में। हाँ वो पेपर, ये तो आप देखे होंगे, बिल्कुल क्लियर है। उस पेपर को मैंने कहीं से अपने मित्र से लिया है और उसको मैंने पीडीएफ बनाया है। तो वो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगा ताकि आप लोग उससे लाभ उठा सके। ठीक है ना। क्योंकि पेपर बहुत कम मिलते हैं इसके। पहले पेपर बाहर ले आने नहीं देते थे, अभी पेपर बाहर ले आने देते हैं। फर्स्ट पेपर जो है, मतलब फर्स्ट पेपर जो है प्रश्न पत्र प्रथम, वो आपका वस्तुनिष्ठ होता है, इसलिए बाहर ले जाने देते हैं। और दूसरा पेपर सेकेंड जो होता है वो आपका लिखित पेपर होता है, उसी पेपर में लिखना होता है, तो इसलिए वो पेपर बाहर ले जाने नहीं देते। पहले क्या होता था, दोनों पेपर ज्वाइंट होते थे, तो इसलिए बाहर आता ही नहीं था पेपर। तो अब क्या हो गया है, दोनों पेपर अलग अलग मिलते हैं, इसलिए पेपर हम पहला पेपर बाहर लाने देते हैं। तो आप इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे वो पेपर मिला है, तो आप लोगों के लिए मैं वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ताकि आप लोग पुराना पेपर देख करके जाए। ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पेपर आपको दिखाता हूं मैं, यहां से शुरू करना है। एक मिनट। ये देखिए, ये है वीवीईटी विद्या वारिधि इंट्रेंस एग्जाम, ये इंट्रेंस टेस्ट, ये विद्या वारिधि इंट्रेंस टेस्ट का आपका है। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है। आपको अभी मैंने समझाया भी, और जो लोग पेपर देने गए उनको तो पूरी बातें पता ही होगी। ठीक है ना। 20 इसमें पेज है, 100 नंबर का है और 2:30 से 4 बजे तक ये पेपर हुआ है। ठीक है, पिछले साल का है। और ये सूचना है, सूचना मैंने सामान्य ज्ञान वाला जो, मतलब पार्ट 1 जो है, ठीक है, सामान्य ज्ञान का पार्ट 1, उसके अंदर में मैंने सूचना पूरे अच्छे से समझा दिया है। और बार बार मैं सूचना समझाना सोचता हूँ कि व्यर्थ है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में समय का अभाव है, तो इसलिए जल्दी से हम लोग वीडियो पर चलते हैं।
ये देखिए, ये सारे प्रश्न मैंने सामान्य ज्ञान के करा दिए हैं। आप लोग पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, उसके अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया, वो विद डिटेल बताया। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनकी परीक्षा है, सीरियस कैंडिडेट है, जो परीक्षा देने वाले हैं, तो वो लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि मैं साथ में इसके एडिशनल नॉलेज देता रहूंगा। वीडियो अगर सुन करके जाएंगे तो वहां जाकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं तो उसको लिख लेंगे, तो फिर आपको पेपर में जाने से पहले, कुछ देर पहले, जैसे दोपहर में एग्जाम होगा 2:30 बजे से, तो सुबह भी आप उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं, एक बार नजर मार सकते हैं। और बार बार वीडियो देखना बहुत लंबा प्रोसेस है। और मेरी लगभग पहली वीडियो 47 मिनट की हुई, दूसरी वीडियो 1 घंटे 7 मिनट की हुई, तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। 50 मिनट की तीसरी वीडियो हुई। तो अभी ये वाली वीडियो देखते हैं कितने मिनट की। मैं सोचता हूँ कि 30 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन डिटेल बताने में समय जाता ही है। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें मैं 10 सेकेंड का समय नहीं दूंगा, क्योंकि 10 सेकेंड का समय देने में भी बहुत वीडियो में समय जाता है। क्योंकि अगर 10-10 सेकेंड भी देंगे तो हम 3-4 मिनट तो हमारे इसमें ही चले जाते हैं। धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेदो अस्ति। आपको देखो, वेदों के ना इसमें याद होने चाहिए क्या क्या। वेदों की संहिताएं याद होनी चाहिए, ठीक है। और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 चीजें तो याद होनी चाहिए। और आपके 6 वेदांग याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 6 वेदांग हो गए, और किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा उपनिषद है, और वेदांग, ठीक है। और साथ में किस वेद का कौन सा उपवेद है, ये भी याद होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा यहाँ पे, धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेदो अस्ति। धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है। तो धनुर्वेद आप देखोगे यजुर्वेद का उपवेद है। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। और सामवेद का उपवेद क्या है? गांधर्व वेद। गंधर्व वेद या गंधर्व वेद बोल सकते हैं, वैसे गांधर्व वेद होना चाहिए। गांधर्व, हाँ गंधर्व वेद होना चाहिए, गंधर्व। उसके बाद में आपका अथर्ववेद के कौन है? अथर्ववेद के हो गए आपके शिल्पवेद, ठीक है। और ऋग्वेद का जो है आपका, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका उपवेद पहले ऋग्वेद का आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, और सामवेद का गंधर्ववेद। इसके साथ में एक चीज ये याद रखिए, देखिए, आयुर्वेद जो है ना, ये आपका ऋग्वेद का किसके मत में माना जाता है? चारण व्यूह। लेकिन सुश्रुत, आपने सुश्रुत का नाम सुना होगा, सुश्रुताचार्य, ठीक है ना, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो सुश्रुत संहिता भी उन्होंने लिखी है। और ये जो आपका शल्य चिकित्सक के लिए, हाँ, इनको माना जाता है, ये शल्य चिकित्सा इन्होंने शुरू की थी। हाँ, चरक सुश्रुत संहिता, सुश्रुत बहुत प्रसिद्ध है। तो इनके अनुसार ना अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। और इतनी बातें अगर आपको पता है तो सामान्य प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, और अगर कठिन प्रश्न आए तो सबके लिए कठिन होगा। और अगर ये इतनी बातें अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है कि ये सामान्य चीजें सब लोगों को लगभग पता होती है जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और जो लोग मतलब जैसे आप यहाँ पे विश्वविद्यालय, मतलब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, तो यहाँ पर आने से पहले आप जो मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, हाँ, या कहीं और से पढ़े हुए हो, तो ये सब चीजें नहीं पता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ही ये है कि आप लोग परीक्षा जो है अच्छे से कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए
मैं आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं पहले मिटा दूं इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? त्रयाणाम पादानाम वैदिक छंद। देखो, छंद के ऊपर में ना 4 से 5 प्रश्न तो आने ही। और आप छंद अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर छंद नहीं जानते हो तो मैंने लगभग 1 साल पहले जब शुरुआत में मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे, हाँ, तब मैंने छंद के ऊपर में वीडियो बनाया था। वो वीडियो के अंदर में मैंने सामान्य रूप में जितने छंद परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन छंदों के ऊपर में मैंने पूरा अच्छे से मतलब छंद का लक्षण, उसका उदाहरण अच्छे से स्पष्ट करते हुए वो वीडियो बनाया है। वो भी लगभग 40 मिनट के लगभग का वो वीडियो है। हाँ, और वो आप लोग देख लीजिए। जो लोग जानते हैं वो लोग भी देख लीजिए, क्योंकि क्या है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और 4 से 5 प्रश्न मायने रखता है। आप भी पेपर में अभी देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं 2019 में। तो आप सोच सकते हो कि जब 2019 में 4 से 5 प्रश्न आए हैं तो 20 में भी आएंगे। अगर मतलब 5 नहीं आए तो 3 तो आएगा ही। तो इसलिए ये छंद आपको अगर 40 मिनट की वीडियो देखने से आपको छंद के बारे में मिल जा रहा है पूरा, तो फिर आप क्यों इतना मतलब आप ये 3 प्रश्न के लिए रिस्क क्यों लोगे? आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा। ठीक है ना? चलिए, अब ये देखते हैं, त्रयाणाम पदानाम वैदिकम छंदम किम। 3 पदों का वैदिक छंद कौन सा है? ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इजी प्रश्न है वैसे तो। हाँ, जो लोग छंद नहीं भी पढ़े होंगे उन लोगों के लिए भी ये इजी है, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध जो आप मानते हो गायत्री, गायत्री छंद जो है वो, और गायत्री मंत्र आप लोगों को पता होगा कि 3 पाद का होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तो वो है, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री छंद है इसका आंसर। ठीक है ना? गायत्री के अंदर में 8 + 8 + 8 यानी कि 24 उसमें टोटल अक्षर होते हैं। और आपके 8 पहले पाद में, 8 दूसरे पाद में, 8 तीसरे पाद में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद के अंदर में 11 + 11 + 11 + 11 यानी कि 44 इसमें अक्षर होते हैं। ये चीजें याद रखना, क्योंकि क्या है, इस परीक्षा के अंदर में पूछा जाएगा, ये तो है ही। क्यों, मतलब 90% चांस है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चतुश्चत्वारिंशत् कस्मिन छंदसी भवति, ऐसा प्रश्न हो सकता है। हाँ, और नेट की परीक्षा में तो ये पूछा ही जाता है हर बार। नेट की परीक्षा में छंद से, वैदिक छंदों के ऊपर तो प्रश्न आता ही आता है। तो इसलिए ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो आप लोग ये चीजें लिख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर बृहति छंद के अंदर में 8 + 8 + 12 और +8 यानी कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद में 8 8 अक्षर, तृतीय पाद में 12 और चतुर्थ पाद में 8। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 8 8 16 8 24 और 24 और 12 36। बृहति के अंदर में 36 वर्ड। ठीक है, इसके बाद में पंक्ति, पंक्ति का मैं यहां आगे लिख देता हूं। पंक्ति में देखिए 8 + 8 + 8 + 8 यानी कि इसमें 5 पाद होते हैं और पांचों पादों में 8 8 वर्ण है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 40 के। यानी कि पंक्ति छंद के अंदर में 40 वर्ण होते हैं या 40 अक्षर होते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट छंद है, वैदिक छंद, जो कि आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर प्रश्न आ सकता है। ये 4 तो ऑप्शन के थे। इसके अलावा भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ, ताकि आपको इन छंदों के अंदर में ना केवल इतना ही आपको पता होना चाहिए किस छंद में कितने पाद है और कितने अक्षर है।
हाँ, और किस पाद में कितने अक्षर है, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी जैसे मैंने 8 8 8 8 ऐसे करके लिखा, तो यानी कि पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। इसके बाद गायत्री हो गया, पंक्ति भी हो गया, बृहति भी हो गया। उसके बाद उष्णिक। उष्णिक छंद के अंदर में 8 प्लस 8 प्लस 12, यानी कि इसके अंदर में 28 अक्षर होते हैं। देखो 8 8 16, 16 और 12 28। और इसके अंदर में कितने पाद होते हैं, 3 पाद होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर इसमें उष्णिक भी हो जाता ऑप्शन में तो कंफ्यूजन हो जाता, गायत्री और उष्णिक में से क्या करें। लेकिन उष्णिक के अंदर में भी 3 ही पाद है। इसके बाद में आता है अनुष्टुप। अनुष्टुप तो बहुत ही प्रसिद्ध है और ये लौकिक के अंदर में भी आता है। अनुष्टुप छंद आप देखेंगे, इसमें क्या है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। गायत्री में ही एक पाद और मिला दोगे तो अनुष्टुप बन जाएगा। और इसके कितने, 32। 8 8 8 16, 8 24, 8 32। इसके बाद में आता है जगती। जगती छंद के अंदर में 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, टोटल कितने हो गए, 48। 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 48, 48 इसमें अक्षर हो गए। ये जरूर आप लोग लिख लीजिए अपने पास में। आप लोग मतलब जिनका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पेपर है तो उनके लिए ज्यादा समय बाकी नहीं है, परसों पेपर है। तो वो लोग अभी अगर ये लिख करके और उस दिन भी, परीक्षा वाले दिन भी अगर सुबह देख लेंगे एक बार तो उनके दिमाग में रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर में ऐसे तो बोला नहीं जाता है कि मतलब परीक्षा से एक दिन पहले आप लोग पढ़ो या परीक्षा वाले दिन आप लोग पढ़ो। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में परीक्षा वाले दिन पढ़ करके जाना चाहिए। क्योंकि क्या है, क्या पता कहीं वो प्रश्न आ गया और आपको अब उसी टाइम पढ़ा हुआ है तो आप सही कर सकते हो। लिखित परीक्षा में आप लोग मतलब लिखित परीक्षा में ऐसा बोला जाता है क्योंकि माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस होता है परीक्षा का, तो उसमें उस दिन, परीक्षा वाले दिन नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि लिखित परीक्षा में जो चीज पढ़ते हैं तो वो चीज उस टाइम पे याद रहता है, बाकी चीजें फिर नहीं लिख पाते हैं ढंग से। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पढ़ करके जाना चाहिए। इसके बाद में आता है विराट। विराट छंद, इसमें क्या है आपका, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 40 इसमें वर्ण होते हैं। ठीक है ना, 10 10 10 10। ठीक। इसके बाद होता है सक्वरी। सक्वरी छंद में 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8। इसमें 7 पाद है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये सभी 8 मिला करके 8 सत्ते 56, इसमें 56 पाद। और ये शक्वरी देखो, शक्वरी आप जब पेपर देखोगे, मैं आज डाल दूंगा पेपर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वाला, उसमें शक्वरी प्रश्न आया हुआ है। छंद के ऊपर में शक्वरी के ऊपर में प्रश्न पूछा है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और पता होना चाहिए आपको, चलो वो आगे मैं बता दूंगा, आगे भी छंद के ऊपर में बहुत से प्रश्न है तो इसलिए वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनके बारे में तो मैंने पहले बता दिया था। त्रिष्टुप में कितने हैं, त्रिष्टुप के अंदर में 11 11 11 11 यानी कि 44 है त्रिष्टुप में। गायत्री में 24 है, बृहति के अंदर में 36 और पंक्ति के अंदर में 40। ठीक है, ये आपके इतने पता होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब तीसरा प्रश्न यानी कि 33वां प्रश्न, शिव संकल्प सूक्तम कस्मिन वेदे वर्तते। शिव संकल्प सूक्त किस वेद में है। ठीक है, ऋग्वेदे, शुक्ल यजुर्वेदे, कृष्ण यजुर्वेदे या साम वेदे। आप लोग देखोगे शिव संकल्प सूक्त जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और मैं कहूंगा कि शिव संकल्प सूक्त आप लोग यदि होगा तो एक बार जरूर देख लीजिए। क्योंकि ये विद्यापीठ का पेपर है, मतलब विद्यापीठ तो पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में, अभी ये विश्वविद्यालय हो गया, पहले ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ था। तो विद्यापीठ और संस्थान
ये दो है। तो विद्यापीठ का जो पेपर है उसमें क्या है कि शिव संकल्प सूक्त को दे करके, जैसे जजाग्रतो दूर मुदेति देवन, ऐसे करके मंत्र दे करके जजाग्रतो ऐसा दे करके डैश डैश करके ये कहां से मंत्र है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर समय मिलेगा तो एक बार देख लीजिएगा शिव संकल्प सूक्त, अगर नहीं मिलेगा तो मत देखिए, क्योंकि क्या है आप लोगों के पास में समय का अभाव है, तो जितना आप लोग अभी पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब पेपर देखते हैं कि शिव संकल्प सूक्त कस्मिन वेदे वर्तते, ऋग्वेदे, शुक्लयजुर्वेदे, कृष्णयजुर्वेदे, सामवेदे। तो शिव संकल्प सूक्त आप देखोगे वो आपका शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद जो है, बृहदारण्यकोपनिषद में नहीं है, ये आपका संगीता के अंदर में ही है। ठीक है, संगीता के अंदर में ही है, वो संगीता के अंदर में 34वां अध्याय जो है ना, वो 34वां अध्याय आपका ये आपका है, और इसमें 34वें अध्याय के अंदर में आपका ये मिलता है, और ये 1 से लेकर के 6 मंत्र है इसमें। ठीक है ना, इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 34वां, प्रश्न संख्या 34वां, तैत्तिरीयोपनिषदः अयम एकः भागः। तैत्तिरीयोपनिषद का ये एक भाग है। हंसोपनिषद, शिक्षावल्ली, बृहदारण्यकम, बृहदारण्यकम, कठोपनिषद। तो अब तैत्तिरीयोपनिषद का ये भाग जो आपका मैंने अभी जो वीडियो बनाया है, इससे पहले वाली वीडियो, उसके अंदर में मैंने देखो प्रश्न आया हुआ था, और मैंने फिर तैत्तिरीयोपनिषद का समझाया था कि तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर में 3 भाग है। तो आपका वल्ली योग में बटा हुआ है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और आपका भृगुवल्ली। तो इसमें ये 3 वल्लियों में बटा हुआ है, तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, और देखो प्रश्न भी आया हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए इसके अंदर में ना 53 मंत्र है। तैत्तिरीयोपनिषद के अंदर कितने मंत्र है? 53 मंत्र है, और अनुवाद कितने? 40 अनुवाद है। ठीक है, अनुवाद, मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ में आएगी नहीं, हाँ, लेकिन मैं बोल जो रहा हूं उसको भी आप सुनते रहिए, क्योंकि ये पेन से लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हाँ आपका, इसलिए चलो मैं यहाँ पे अनुवाक लिख देता हूँ, अनुवाक। ठीक है, 40 अनुवाक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के 35वें प्रश्न पे। यहां से देखोगे छंद के बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका पहला तो वैदिक छंद के ऊपर में आपको एक प्रश्न मिल गया, और इसके बाद में ये आपका देखोगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो आपका श्लोक है, ये श्लोक किस छंद में है? इत्यत्र किम छंदः। छंद शब्द आपको पता होगा नपुंसक लिंग का होता है, तो अब इसमें ये किम छंद, कौन सा छंद है इसमें? उपेंद्र वज्रा, शालिनी, इंद्र वज्रा या उपजाति। देखो मैंने आपको बोला ना, छंद का मेरा वीडियो जो है वो जरूर देख लीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि क्या, और मैं टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूंगा। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर जो मैंने लक्षण बताने के बाद में किस छंद का है, और उदाहरण में यही श्लोक लिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैंने ऐसे ऐसे श्लोक लिए जो कि लगभग मोस्टली लोगों को पता होते हैं, जैसे मान लो शांताकारम भुजगशयनम, हाँ, पद्मनाभम सुरेशम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो इस प्रकार के मैंने श्लोक लिए।
ठीक है, तो उन छंदों को आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसके अंदर में कौन सा छंद है? तो इसके अंदर में देखोगे उपेंद्र वज्रा छंद है। और कैसे है उपेंद्र वज्रा, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? उपेंद्र वज्रा जतजा ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। अब देखो उपेंद्र वज्रा जो है वो कैसा है? ज, ज का मतलब हो गया जगण, तो का मतलब हो गया तगण, ज, ज का मतलब हो गया जगण, ततः गौ, गौ का मतलब हो गया दो बार गुरु, दो गुरु। अब ये क्या है? जगण तगण जगण दो गुरु। तो ये मैं आपको पहले ना एक काम करता हूं, मैं आपको इसे समझा देता हूं क्योंकि इसके ऊपर में भी प्रश्न आया हुआ है। फिर उसके बाद में मैं उपेंद्र वज्रा कैसे हुआ है, फिर मैं आपको सभी इन सब का आपको लक्षण बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ देखिए, यहां पर क्या है ना, एक सूत्र है, ये याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। य मा ता रा ज भा भा न सलगा। जिन लोगों ने छंद पढ़ा होगा तो वो लोगों को तो याद ही होगा, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो मेरी छंद की वीडियो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर वो नहीं भी देखेंगे तब भी आपका इसमें परीक्षा में काम हो सके इसके लिए मैं समझा देता हूँ। देखो य माता राजभान सलगा, तो इसमें क्या है? य से य म त र ज भ न श, ठीक है? यहां पे सबके आगे में गण लगा दो, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगन और आपका शगण, ठीक। अब यहां पर इन तीनों का ऐसे लो, जो बड़ी की बड़ा जिसमें दीर्घ है ना, जिसमें बड़ी मात्रा है, उसको गुरु लो। अब गुरु का चिन्ह कैसा होता है, मैं एक मिनट ऊपर का बिठा दूं ताकि लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बोर्ड चाहिए तो इसलिए। उपेंद्र वज्रा का लक्षण नहीं बताऊंगा क्योंकि उपेंद्र वज्रा का लक्षण कैसे करना है ये मैं आपको घटित करके बताऊंगा, ठीक है? देखो इसके बाद में क्या है कि आपका जो गुरु है, गुरु के लिए एस जैसा चिन्ह होता है और लघु के लिए एक डंडा ऐसा होता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, गुरु, ठीक है, और लघु। अब यहां पर ऐसे तीन तीन का जोड़ा बना लो, ये देखो ये तीन का जोड़ा बन गया। य मा ता, य में छोटा है लघु, मां में गुरु है और ता में गुरु है, ये बन गया आपका यगण। म से ले लो, छोड़, म से तीन ले लो, म मा तारा, मा तारा में क्या बनेगा? मां गुरु है, ता गुरु है और रा भी गुरु है, ठीक है? ताराज, ताराज में क्या बनेगा? ता में गुरु, रा में गुरु और ज में लघु। फिर उसके बाद में राज भा, भा भा, भा ने स लगाया ना, भा, ठीक है? तो राजभा, राजभा में क्या बनेगा? रा बनेगा गुरु और ज बनेगा लघु और भा बनेगा गुरु। फिर उसके बाद में ज भा न, ज भा न में क्या बनेगा? ज बनेगा लघु, भ बनेगा गुरु, न बनेगा लघु। फिर उसके बाद में भा न स, भा न स में क्या बनेगा? भ बनेगा गुरु, न बनेगा लघु और स बनेगा लघु। फिर इसके बाद न स ल, न स ल में क्या बनेगा? लघु, न स लघु और ल लघु। फिर इसके बाद स ल गा, स लगा में क्या बनेगा? स बनेगा लघु, ल बनेगा लघु और ग बनेगा गुरु। ये आपके 8 गण बनेंगे, ठीक है? अब यहां पर ये बोला है, देखो जगण तगण जगण,
तो जगड़ में देखोगे जौ कहां, ये रहा, ठीक है ना, जगड़। और तगड़ कौन सा है, तगड़ ये रहा, ठीक। अब जगड़ में देखोगे, जगड़ में क्या क्या है, लघु गुरु लघु, यहां पे मैं लिखता हूं लघु गुरु लघु, ये हो गया जगड़। फिर उसके बाद तगड़ है, तो तगड़ का क्या है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु और लघु। फिर उसके बाद में क्या है आपका, फिर से जगड़ है, तो लघु गुरु और लघु। उसके बाद में क्या बोला है, दो गुरु, दो गुरु, ऐसे। ये आपका पूरा लक्षण बनेगा, ठीक है ना, उपेंद्र वज्रा का। अब इसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसके ऊपर मैं बना करके दिखाता हूं। देखो, एक मिनट पहले यहां पे मिटा दूं ये चीज। अब देखिए, ये क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव में क्या है, मतलब संयुक्त वर्ण से आदि वाला गुरु होता है, लेकिन जो संयुक्त होता है वो गुरु नहीं होता, वो होता है लघु। तो ये लघु हो गया। इसमें ए मिला हुआ है, मौ में ए मिला हुआ है, ए क्या है, दीर्घ है, तो इसलिए गुरु हो गया। वह लघु है, तो ये लघु हो गया, ठीक है ना। अभी देखो, लघु गुरु लघु मिला जो जगड़, तो ये जगड़ हो गया, या जौ लिख देता हूं मैं सीधा, ठीक है, इतना। इसके बाद में आते हैं हम लोग आगे, मां का च। अब देखो, मां में क्या है, बड़ी बड़ा आ की मात्रा है, तो ये गुरु हो गया। ता में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है, ये भी गुरु हो गया। चौ में क्या है, छोटा हुआ है, तो ये लघु हो गया। तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये रहा तगड़, तो इसमें तगड़ हो गया, ठीक है, तो आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, पी, पौ में क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा होने से ये क्या हो गया, लघु हो गया। जब छोटी ई की मात्रा हो, या छोटा आ हो, या छोटा ऊ हो, तो वो क्या होता है, वो लघु होता है। और ता में बड़ा आ की मात्रा है, तो ये गुरु हो गया। और वैसे भी संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो होता है वो गुरु होता है, अगर ये छोटा भी होता ना तब भी ये गुरु हो जाता, ठीक है। वह क्या है, वो लघु हो गया। संयुक्त वाला मतलब गुरु नहीं होता, संयुक्त से पहले वाला गुरु हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर में ये चीजें देख लेना। और वैसे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, छंद वाली वीडियो के अंदर में। और एक बार और मैं सोच रहा हूँ कि छंद के ऊपर में एक बार और एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। वो एक साल मतलब एक साल या 1.5 साल पहले मैंने बनाई थी, जब जिस समय में वीडियो बनाया करता था। अभी क्या है, मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी पीएचडी का पेपर आप लोगों का है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। मेव, अब इसमें देखिए आपका इसमें मौ में क्या है, गुरु है। और अंतिम क्या होता है ना, अंतिम, अंतिम में विकल्प होता है। वैसे तो ये लघु होना चाहिए, लेकिन अंतिम में हमारे पास में लघु भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है वैसे। और दूसरे पाद से भी देख सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, ऐसे करके भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे अंतिम जो है आपका पादांते, पादांते विकल्प, पाद के अंत में विकल्प होता है हमारे पास में, ठीक है। लघु का गुरु कर सकते हैं, गुरु का लघु भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपका, ये दो गुरु हो गया, ये आपका ऐसे करके लक्षण घटित करते हैं, ठीक है। ये तो आपका उपेंद्र वज्रा हो गया, इसमें दिख गया। इसके बाद में शालिनी का क्या लक्षण है, शालिनी का लक्षण देखो, मैं मिटा दूं सारा, ये चीज मैं नहीं मिटाता हूं, क्योंकि क्या है, ये मैं अगर मिटा दूंगा तो फिर आगे के प्रश्न भी करने हैं, तो इसलिए मैं ये मिटाता नहीं हूं, एक एक करके लक्षण लिख देता हूं खाली, ठीक है, क्योंकि आगे के प्रश्न इनके ऊपर में बेस्ड है। हाँ, तो इसलिए मैं इसको मिटाता नहीं। शालिनी का लक्षण लिख लीजिए, शालिनी, शालिन्युक्ता मृतौ तगौ गोब्धि लोके।
ये आपका लक्षण है। शालिनी शालिन्युक्ता मुतो तबौ गो अब्धि लोके। मुतो तबौ का मतलब क्या हुआ आपका, ये देखो, मगन, ठीक है, तगड़, मगन और तगड़, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका हो गया, ये आपका तगड़, और ये आपका दो गुरु, एक और तगड़ और दो गुरु, दो गुरु हो गए। ये आपका इसका लक्षण हो गया, ठीक है ना। वैसे आपका, ये आपका मैंने वैसे समझाया भी हुआ है, उस वाले छंद वाले वीडियो में शालिनी लक्षण नहीं है, क्योंकि शालिनी इतना इम्पोर्टेंट छंद नहीं है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि शालिनी इतना प्रसिद्ध छंद नहीं है। ठीक है, प्रसिद्ध छंदों के अंदर में आता है उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, वंशस्थ, शिखरिणी, स्नग्धरा, शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांता, भुजंग प्रयात, इन ये सब छंद जो है वो आपके प्रसिद्ध में आते हैं, ठीक है। ये फिर भी मैंने आपका शालिनी मैंने सोचा कि लिख देता हूँ लक्षण, क्योंकि आपका ये आपका आपके परीक्षा में पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि विद्यापीठ की परीक्षा में ना कठिन बनाना हो तो वो ऐसे ही छंदों को पूछ लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी चीजें हम लोग ज्यादा मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो करते रहे। अभी समय तो है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कर ले, ठीक है ना। इसके बाद में आता है इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा का लक्षण तो प्राय सभी को पता होगा, श्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। यदि तौ जगौगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, श्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। तौ मतलब तगड़, तगड़, जगण और एक एक गुरु और दो गुरु, यानी कि दो गुरु, ठीक। ये आपका तगड़, तगड़, जगन और गुरु। एक मतलब ऐसा भी है छंदो मंजरी, छंदो मंजरी के अंदर में बोला है कि उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या होता है, अगर इसके इंद्र वज्रा के लक्षण के आदि गुरु की जगह पर आदि लघु कर दिया जाए तो वो बन जाता है। ये मतलब अब इतना आपको, ये देखो पहला जो इसमें लघु है ना, इंद्र वज्र में पहला गुरु हो जाएगा, बस इतना सा भी करना है, ठीक है। इसके बाद उपजाति, उपजाति छंद जो होता है वो आपका मिक्स छंद होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला करके उपजाति छंद बनता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए बस, ठीक। आगे हम लोग चले, उपेंद्र वज्रा का लक्षण भी मैं मिटा देता हूं ताकि आगे हमको, चलिए आगे प्रश्न संख्या 36 पे। ये देखो, ये भी छंद जो है, छंद पे ही प्रश्न है। चतुर्भी अकारे किम छंदः, चतुर्भी अकारे किम छंदः, भुजंग प्रयातम, तोटकम, वंशस्थम, श्रद्धरा। चतुर्भी अकारे किम प्रयुक्तः, भुजंग प्रयात चतुर्भिर यकारे। प्रयातम चतुर्भिर यकारे, चतुर्भी यकारे, ये इसका भुजंग प्रयात का लक्षण है, ठीक है ना। तो भुजंग प्रयात में चार यकार होते हैं। देखो अब यकार क्या है, यगण, यगण का मतलब हुआ पहला लघु, दो गुरु, एक हो गया, फिर से लगाओ लघु दो गुरु, फिर से लघु दो गुरु और फिर से लघु दो गुरु, ये भुजंग प्रयात का लक्षण है, ठीक है ना। इसके बाद वंशस्थ, वंशस्थ का भी लक्षण है, जतोद वंशस्थम उदीरितम जरौ। ये सभी लक्षण आपको याद होने चाहिए। अब अभी इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं,
चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आप लोगों के लिए कुछ चीजें छूट जाए, क्योंकि वंशस्थ छंद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। आप देखोगे बहुत से ग्रंथों के अंदर में, चाहे कुमार संभव का पंचम सर्ग हो, चाहे आपका किरातार्जुनीयम हो, चाहे आपका शिशुपाल वध हो, इन सब में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण आपको पता होना चाहिए। क्या है वंशस्थ छंद का लक्षण? जतौ तू वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक है ना? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अब ये क्या है? जतौ, जतौ मतलब जगण तगड़। ठीक है? जतौ तु वंशस्थम उदीरितम, उदीरितम मतलब कहा गया जरौ। जरौ का मतलब हो गया जगण और रगड़। ठीक, तो अब जगण के अंदर में देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो एक मतलब लघु गुरु लघु, तगड़ के अंदर में आपका गुरु गुरु लघु, जगण के अंदर में फिर से लघु गुरु लघु लघु, और आपका रगण के अंदर में गुरु लघु लघु गुरु। ये आपका वंशस्थ का आपका लक्षण है, और इसका मिल जाएगा आपको श्रियः कुरूणाम् अधिपश्य पालयिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णिलिंगे विदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ये आपका जो आपका किरातार्जुनीयम का पहला श्लोक है, उसमें मिल जाएगा आपका शिशुपाल वध का श्रियः पतिं श्रीमती शासितुं जगत जगन निवासा वसुदेव सद्मनि, उसके अंदर में भी मिल जाएगा। चाहे कुमार संभव ले लो, बहुत जगहों पर वंशस्थ छंद मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में देखो, ये वाला प्रश्न तो आपको, अगर आपको ये छंद के लक्षण वगैरह याद भी नहीं है, तब भी इसके बाद वाला 37वां प्रश्न तो आप लोग आराम से कर लोगे। श्रद्धरा और तोटक का छंद का लक्षण मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग वो वीडियो में देख लेंगे। हाँ, और ये वीडियो में भी इतना छंद के बारे में, श्रद्धरा का है इम्पोर्टेंट, लेकिन श्रद्धरा के बारे में बहुत बड़ा छंद है, तो लिखने में भी थोड़े इतनी इतनी सी जगह में हो तो जाएगा। बता दूं क्या? चलिए बता देता हूँ आप लोग, क्योंकि श्रद्धरा बहुत इंपॉर्टेंट छंद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मृभ्नेर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम। ये देखिए, मृत्नेर्यानाम त्रयेण त्रिमणि युता श्रद्धरा कीर्तितेयम, ये आपका श्रद्धरा का लक्षण है। श्रद्धरा में देखिए मृभ्नेर, मृभ्नेर का मतलब हुआ ये आपका म मगण, ठीक है, र रगण, भ भगण, न नगण, और यगण यगण, और आपका फिर से यगण, 3 बार यगण। मैं यहाँ पे यगण यगण की जगह पे यो लिख देता हूँ, क्योंकि जगह मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए य य और य। अब इसमें लगा सकते हैं आप लोग आराम से। मगध में कौन कौन से हैं? मगध के अंदर में तीनों गुरु, यानी कि तीनों गुरु यहाँ हो गए। हाँ, और आपका रगड़, रगड़ के अंदर में गुरु लघु गुरु, फिर उसके बाद भगड़, भगड़ के अंदर में गुरु लघु लघु, फिर नगर, नगर के अंदर में लघु लघु लघु, फिर यगण के अंदर में यगण देखेंगे ये रहा लघु गुरु गुरु, और फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु। ये आपके पूरे है, ये आपका श्रद्धरा छंद का लक्ष्य है। और आपका इसके अंदर में यति वगैरह भी पूछते हैं, तो त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि, मुनि कितने हैं? मुनि मतलब 7,
जो मुनि कहे गए यानी कि 7 ऋषि जो कहे गए उनके लिए। तो 7 7 और 7 3 बार रुकना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, यानी कि इसके अंदर में 21 अक्षर होते हैं, 21 वर्ड होते हैं और 7 7 पर रुकना है, ठीक है। ये इसका लक्षण है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत मैंने इसमें बता दिया आपको। और अभी ये देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। छंद शास्त्रे सर्व लघु गणः था, सब लघु वाला कौन सा गण है। अब यहाँ पे आप लोग देख करके आराम से बता सकते हो। आप लोग जब भी छंद का प्रश्न आए तो ऊपर में ये याद रखना, ये जो है आपका या माता राजभान सलगा लिख करके जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे आप लोग बना सकते हो, अगर आपको ये याद है। और फिर उसके बाद में अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए कि कौन से में क्या है, कौन सा गण बनेगा, वो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, इसमें आप आराम से देख सकते हो कि नगण, नगण के अंदर में 1 लघु 2 लघु तीनों लघु हुए, यानी कि सब लघु हो गए। तो ये आपका इसका नगण हो गया। बस इतना सा, ये अगर आपको पता है या माता राजबांसल का याद है तो आप ऐसा चार्ट बना लो और कर लो, ठीक है ना। अब ये देखो, भगण से लक्षणम किम, भगण का लक्षण क्या है, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न इसी चार्ट पे बनेगा, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। देखो भगण, भगण का ये रहा, भगण के अंदर में क्या है, आदि गुरु है, गुरु लघु लघु, बस इसमें देख लो कहां पे है। ये रहा, ये तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, गुरु गुरु लघु लघु हो गया आंसर। देखिए, 2 प्रश्न तो आपका इस चार्ट पे बन गया। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और आप लोग जो है वो पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग वो समय नहीं होगा तो फिर आप लोग इस वीडियो से भी काम चला सकते हैं। इतना नॉलेज भी अगर आपको है ना, तो छंद के प्रश्न आप लोग कर लोगे। हाँ, कुछ छंद है जैसे शिखरनी हुआ, शार्दुल विक्रीडित हुआ, उन छंदों के लिए आपको देखना होगा। बाकी देखो, इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, कस्य ग्रह से कोपि शत्रु नास्ति, किस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है। सूर्यस्य, चंद्रस्य, बुधस्य या भौमस्य या बुधस्य। अब इसमें देखो, एक काम करता हूं मैं, सभी ग्रह का आपको ये चार्ट बनवा देता हूं यहाँ पे। वैसे श्लोक है, आपको बृहद अवकरण चक्र मिलता है, आपका ज्योतिष का ग्रंथ है। बहुत ही पतली सी किताब है और उसके अंदर में आपको ज्योतिष की बेसिक पूरी दी हुई है। वो मैं आपको, अगर पीडीएफ होगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। वो पुस्तक मेरे पास में है तो मैं उसकी पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर ज्योतिष का करना है आपको, तो ज्योतिष पे मैंने 73 कोड के नेट के लिए पूरा सिलेबस मैंने 4 वीडियो के अंदर में मैंने पूरा सिलेबस किया, कवर किया है। हाँ, मेन टॉपिक जो भी है तो उसको अगर देख लेते हैं, उसके अंदर में मैंने ग्रहों के शत्रु और मित्र वगैरह भी बताए हैं, ठीक है। और वैसे इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक चार्ट बनवा देता हूँ, ताकि आप लोग जो अगर मित्र शत्रु है वो आप लोग आराम से कर सको। क्योंकि ज्योतिष से भी 3 प्रश्न 4 प्रश्न तो आते ही है। तो आप लोग इसलिए इनसे, इसको भी, जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं तो वो लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, और जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए सरल है। व्याकरण वाले ज्योतिष नहीं जानते, साहित्य वाले ज्योतिष नहीं जानते, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट बनवा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि आप लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये आपके सभी ग्रह हो गए, ठीक है। यहां पर ऊपर में मित्र, अरे यार एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें लिखने में थोड़ी समस्या होती है तो इसलिए ही है। तो भी चलिए, मित्र, मित्र यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है, मित्र के बाद में आपका सम। सम मतलब क्या होता है,
मतलब ना तो मित्र रहेगा ना तो शत्रु के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है ना। और इसका शत्रु, ये आपके ग्रहों के, मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह से मित्रवत व्यवहार करता है। कुंडली के अंदर में जब हम कभी भी कुंडली देखते हैं ज्योतिष के अंदर में, तो हम मित्र और शत्रु का व्यवहार, शत्रु का करते हैं। जैसे कस्मिन, मतलब किस भाव के अंदर में, हाँ कौन सा आपका जो ये भाव है, उन भावों के अंदर में या आपके दो ग्रह अगर एक परस्पर बैठे हुए हैं, या आपका परस्पर बैठे हुए, दृष्टि नहीं, परस्पर बैठे हुए हैं, तो वो मित्रवत व्यवहार करेंगे या शत्रुवत व्यवहार करेंगे या सम व्यवहार रखेंगे। ये चीज हम देखते हैं जब ज्योतिष में हम कुंडली देखते हैं किसी भी जातक की, तब हम इस चीज का व्यवहार करते हैं। तो वही चीज अब इसमें आपको बता रहे हैं कि मैं आपको सभी श्लोकों का बता देता हूं। देखो, सूर्य के साथ में मित्रतावत व्यवहार करता है चंद्रमा। मैं आपको यहाँ पे जगह नहीं है तो ऐसे लिख देता हूं, चंद्रमा, हाँ, उसके बाद मंगल और बृहस्पति, ठीक है ना। मंगल, बृहस्पति या गुरु, ठीक। उसको बृहस्पति भी बोलते हैं, इतना तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ज्योतिष के बारे में इतना तो पता होगा कि बृहस्पति और गुरु एक ही है, ठीक। आपका चंद्रमा, मंगल और गुरु हो गया। उसके बाद में आता है सम। सम के अंदर में जो सूर्य का व्यवहार करते हैं वो बुध, ठीक है। और शत्रु कौन कौन है सूर्य के? शुक्र और शनि, ये आपके शत्रु है। इसके बाद आता दूसरा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा के साथ में सूर्य उसका मित्र है, ठीक है। बुध उसका मित्र है। उसके बाद में क्या है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये चारों जो है वो चंद्रमा के आपके सम है, ठीक है। उसके बाद इसका शत्रु चंद्रमा का कोई भी नहीं, कोई भी चंद्रमा का शत्रु नहीं। मंगल, मंगल का क्या है? मंगल का सूर्य मित्र है, चंद्रमा मित्र है और गुरु मित्र है, ठीक है। ये तीनों उसके मित्र हैं। उसके बाद में आपका गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति, ये मित्र है। इसके बाद में आपका आता है शुक्र और शनि। इसके जो है आपके, ये भी इसके शुक्र और शनि, ये आपके इसके सम है, ठीक है। शुक्र शनि इसके चंद्रमा के भी सम है और इसके भी सम है। इसके मंगल बृहस्पति सम नहीं है। मंगल बृहस्पति तो मंगल तो यहां आ गया, ये आपका शत्रु में। मंगल तो एक खुद है ना, इसलिए मंगल मैं भी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया इसलिए। तो मंगल तो ये खुद है, तो मंगल का जो है आपका शुक्र और शनि जो है वो आपका सम है। और शत्रु कौन कौन है मंगल के? वो आपका बुध है, ठीक। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि आपका सम है और बुध आपका शत्रु। इसके बाद अगर बुध, बुध का सूर्य और शुक्र आपके मित्र है, ठीक है। उसके बाद में इसके मंगल, गुरु और शनि, वो आपके इसके शत्रु है, सम है। मंगल, गुरु और शनि, ठीक है। और चंद्रमा इसका शत्रु है। उसके बाद गुरु, गुरु का क्या है? गुरु का सूर्य, चंद्र और मंगल, सूर्य, चंद्र और मंगल, वो आपका गुरु का मित्र है। और शनि गुरु का शत्रु है। और इसके बाद में आपका बुध और शुक्र इसका मित्र, शनि इसका सम है, क्षम्यता हूं, शनि इसका सम है। बुध और शुक्र आपका इसका क्या शत्रु है, ठीक है। इसके बाद में आता है शुक्र। शुक्र का हो गया बुध और शनि,
मित्र, भौम, भौम यानी कि मंगल, मंगल और गुरु, सम और रवि और चंद्र इसका शत्रु। इसके बाद में अंतिम है शनि। शनि का क्या है? बुध और शुक्र मित्र है। ठीक है। उसके बाद में आपका गुरु क्या है? इसका समय। और इसके शत्रु कौन कौन है? रवि, चंद्र और मंगल। ये चार्ट आप लोग बना लीजिए। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि क्या है, ये चार्ट को बनाने में समय लगेगा। तो आप लोग बना लीजिए और मैं इसको देता हूं थोड़ा सा समय आपको। मैं इसको मिटाता नहीं हूं और आगे के प्रश्न के ऊपर मैं बिना मिटाए ही चर्चा करता हूं। यहाँ पे देखो, बुध बृहस्पति को हटा करके गुरु लिख देता हूं ऐसा। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। जरूर ये चार्ट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में प्रश्न आया हुआ है, तो प्रश्न आ सकता है। और ज्योतिष, मुझे नहीं लगता कि जो व्याकरण वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि व्याकरण वालों को ज्योतिष नहीं आता। और ज्योतिष अगर आता भी है तो ये शत्रु मित्र तो बहुत सारे ज्योतिषी को, जो जो ज्योतिष जानते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता। ठीक है ना? तो इसलिए ये चार्ट बहुत जरूरी है। इसके ऊपर में श्लोक भी था। श्लोक से समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि क्या है, श्लोक के अंदर में बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं। वो पर्यायवाची जैसे कुज हो गया, आपका मंद हो गया, सिद्ध हो गया, इस प्रकार के नाम होते हैं। अब वो नाम भी समझाऊं मैं आपको, इतना भी समय नहीं है। ठीक है, आगे कभी जब ज्योतिष के ऊपर में आगे लगेगा, और आप लोग कमेंट करिएगा ज्योतिष के ऊपर में आपको और क्लासेस चाहिए, तो मैं ज्योतिष के ऊपर में ही पर्टिकुलर लेकर कराऊंगा क्लास, कि ज्योतिष में ग्रह, ग्रहों के राशि कौन कौन से हैं, स्वामी कौन, मतलब किस राशि का कौन सा स्वामी है, और आपका ये आपका जितना भी है कुंडली कैसे बनती है, ये सारी चीजें मैं ज्योतिष के अंदर आपको समझा सकता हूँ। तो मैं आपको उसके ज्योतिष के ऊपर में अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा अगर कमेंट आया, तो मैं ज्योतिष के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब इसका देखो प्रश्न क्या पूछा है, कस्य ग्रहस्य कोपि शत्रु नास्ति। किस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं है? सूर्यस्य, चंद्रस्य, बुधस्य व भौमस्य। भौम मतलब मंगल। ठीक है ना? तो सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का या बुध का। तो अब इसमें आप आराम से बता सकते हो क्या है। ये देखो, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, इसका आंसर हो गया चंद्रमा। बस, अगर आपको ये चार्ट पता है तो आप लोग कर लोगे। हाँ, और इसको याद कर लो, याद करने में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या है, यहाँ पे ऐसे करके याद कर लेना है। शत्रु याद भी कर लिया, छह छह देखो, एक तो खुद हो गया, और छह का याद रखना है। आप ऐसा करके याद कर सकते हो आराम से, बहुत कठिन नहीं है ये, सरल है। ठीक है, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है आपका। इसके बाद में आता है आपका का पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि। देखो, ये तिथि जो होते हैं आपके, इतना तो ज्योतिष आप सभी को पता होगा कि एक महीने के अंदर में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष के अंदर में 15 तिथियां होती हैं, जो कि अंतिम तिथि, कृष्ण पक्ष के अंदर में अंतिम तिथि कौन सी होती है? अमावस्या। और आपका शुक्ल पक्ष के अंदर में 15 तिथियां होती हैं, अंतिम तिथि कौन सी होती है? पूर्णिमा। ठीक है, ये आपका होता है। तो इन तिथियों को भी, 15 तिथियों को भागों में बांटा गया है, मतलब 5 उसके भाग हैं। मैं आपको अब ये मिटा दूं, मिटा देता हूं। ये आपको जो मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा? मुहूर्त चिंतामणि के अंदर में मिलेगा। मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है आपका, उस वो मुहूर्त के लिए बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर में पहला ही अध्याय है, उस पहले अध्याय के अंदर में मिल जाएगा आपको कि तिथियों को जो है ना, 5 उसके वो भाग के गए, 5 तिथियां हैं। मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं, बिल्कुल सरल है।
और ऐसे में समझ में आ जाएगा। उसमें नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो त्रिपूर्णेति तिथ्यो शुभ शंस। ऐसे ही मेरे को भी थोड़ा विस्मरण हो रहा है क्योंकि बहुत वर्ष हो गए पढ़े हुए, तो इसलिए अनभ्यास विषम विद्या चिन्ह भोजन विषम, तो अभ्यास नहीं किया है तो इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको चार्ट के द्वारा समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये तिथियों को 5 उसमें विभाजित किया गया। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभ मध्य संस्था। ये पूर्णेति तिथ्यो शुभ मध्य संस्था, इस प्रकार से किया गया। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, यहां पे ऐसा कर सकते हैं, नंदा 1, भद्रा 2, जया 3, रिक्ता 4, पूर्णा 5। फिर से यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ऐसे कर सकते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचदशी नहीं होता, पंचदशी की जगह पे पूर्णिमा, अगर शुक्ल पक्ष है तो अमावस्या, यदि कृष्ण पक्ष है तो आपका ये बनता है। अब इसमें हमारा प्रश्न क्या पूछा है, पूर्णा तिथि। तो पूर्णा तिथि क्या है, 5, 10, 15 आंसर। अगर आप ऐसे कर लोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये चीज है, और ये चीज इसमें बहुत मतलब आपको ये चीजें आपको बहुत हेल्प देंगी। तो इसलिए जरूर ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो पीएचडी का अगर एंट्रेंस दे रहा है तो उसका एंट्रेंस निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग पीएचडी करें। और मेरा यही शुभकामना है आप लोगों के साथ में। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और 10 प्रश्न करूंगा। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, व्याकरण वाले पे। तो वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे इसमें और कुछ कर सकूं। ठीक है ना।